हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो मरकज़ी सरकार है उसके साथ हाथ मिलाएं और हाथ मिला के हम आगे बढ़ पाएं ताकि हम अपने इलाके को डेवलप कर सकें। यहाँ के इलाके को किसी ने डेवलप नहीं किया और जिन लोगों ने हमसे अक्सर वोट लिए, हमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके वोट लिए, अल्टीमेटली उन लोगों ने डिलीवर कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और धारा 370 निरस्त किए जाने के बाद पहला ये चुनाव होगा जो इतना अहम है कि वहां बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा तेज धड़कन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। पहले ये सब पार्टियां कभी एक साथ लड़ी, अब सबके रास्ते अलग हो गए हैं। और आपको बता दें 90 सीटों पर होने वाले चुनाव में सबसे पहली तारीख है 18 सितंबर, उसके बाद आपको बता दें 25 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर और इन चुनावों के रिजल्ट आएंगे 4 अक्टूबर को। बता दें आपको इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, पीडीपी को बड़ा झटका जुल्फकार अली ने दे दिया है और साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि यहां धर्म के नाम पर हमें यूज किया गया है और उस हिसाब से वोट हड़पे गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, भाजपा की नीतियों के कारण मैं भाजपा में शामिल हो चुका हूं। तो बता दें आपको यहां महबूबा मुफ्ती जो कभी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और बता दें आपको उसके बाद उन्होंने उसका दामन छोड़ दिया। फिर इस बार के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त अटैक मिला है और उमर अब्दुल्ला को भी अटैक मिला, महबूबा मुफ्ती को भी अटैक मिला और बीजेपी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि लोकसभा में बीजेपी ने बिल्कुल झंडा गाड़ दिया, लेकिन दर्शकों यहां पर देखा जाता है कि सीटों पर कितना किसका दबदबा है। सबसे पहले लेकिन आपको सुनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर क्या हलचल तेज हुई है, उमर अब्दुल्ला का क्या बयान सामने आया था, इसके साथ क्या क्या वहां तैयारियां चल रही है। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि जुल्फकार अली ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मीडिया से क्या कहा है। हमारा खित्ता पीर पंजाल है, ये बहुत ही पसमानदा और निगलेक्टेड है। इक्तिसादी तौर पर डेवलपमेंट के एतबार से और तरक्की के एतबार से हम बहुत पसमानदा हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो मरकज़ी सरकार है उसके साथ हाथ मिलाएं और हाथ मिला के हम आगे बढ़ पाएं ताकि हम अपने इलाके को डेवलप कर सकें। 47 से पहले ये एक सेंट्रल पॉइंट था, लोगों की तजारत अच्छी थी, लोगों का कारोबार अच्छा था, यहाँ से लोग लाहौर मीरपुर के रास्ते खुले थे। तो पार्टीशन के बाद जो ये खूनी लकीर खींची गई, उसके बाद हमारा इलाका जो है वो लैंडलॉक होकर रह गया। आप अगर चले जाएं तो आप पीर की गली क्रॉस करेंगे तो आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी, आप नीचे चले जाएंगे तो डेवलपमेंट नज़र आएगी। यहाँ के इलाके इतने खूबसूरत हैं, उनको टूरिज़्म के नक्शे पे किसी ने नहीं लाया, यहाँ के इलाके को किसी ने डेवलप नहीं किया और जिन लोगों ने हमसे अक्सर वोट लिए, हमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके वोट लिए, अल्टीमेटली उन लोगों ने डिलीवर कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमें ये फैसला करना पड़ा कि हम मरकज़ में जो हुकूमत है जिन पार्टी की, उसके साथ हाथ मिला के अपने लोगों की तरक्की के लिए। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बहुत से मुद्दे आज भी हैं, किस तरह से वो देख रहे हैं आप जो आपके सामने होंगे अभी? मेरे लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही मुद्दे काफ़ी नहीं हैं, मेरे लिए खित्ता पीर पंजाल के मुद्दे बहुत बड़े हैं, मेरे लिए जम्मू कश्मीर रियासत के मुद्दे बड़े हैं। और पर्टिकुलर जब हम इस सब रीजन की बात करते हैं तो इस सब रीजन के भी बहुत बड़े इशू हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ में जो कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री है उधमपुर डोडा, उसमें 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं। हमारे पुंछ पे मेडिकल कॉलेज बनने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे रेलवे लाइन आने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को यहाँ से जाके 50 डिग्री में कुवैत में मजदूरी करनी पड़ती है, हमारे बच्चों को जाके मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया में जाके मजदूरी करनी पड़ती है, हमारे लोग जाके बॉम्बे में चौकीदारी करते हैं, हमारे लोगों को जाके माता वैष्णो देवी के वहाँ पिट्ठू का काम करना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि हमारे इलाके को भी तरजीहात दी जाए। मैंने गृह मंत्री जी से जब मुलाकात की तो मैंने ये कहा कि आपको एक बड़ा मुल्क है और बड़े मुल्क में एक छोटा सा हिस्सा जो है आज तक इग्नोर है, ना इंडस्ट्री है, ना डेवलपमेंट है, ना रेलवे कनेक्टिविटी है और हमारे लोग जो हैं वो बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। पीएचडी पढ़ के लड़के खाली हाथ घूम रहे हैं, वो 500 रुपये नहीं कमा सकते, उनके माँ बाप वालिदैन ने मजदूरी करके उन बच्चों को पढ़ाया होता है। तो गृह मंत्री जी ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि हम अपनी प्रायोरिटी इलेक्शन के बाद रजौरी पुंछ का इलाका रहेगा।
सर आप मंत्री भी रहे हैं गवर्नमेंट में, कोalition में, तो किस तरह का आपका दौर रहा है, तो अभी किस तरह से जो भी काम? हमने उस वक्त भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए, जितने एक महदूद वसाइल थे उस वसाइल में, कि हम इलाके की तरक्की कर सकें। चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो बुदलशपया रोड का प्रोजेक्ट बनाने की बात हो, चाहे वो खवास रोड की बात हो, चाहे वो इको टूरिज्म पार्क की बात हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एडिशनल डीसीज एस्टेब्लिश करने का बात हो। अब मैं क्या गिनूं और क्या ना गिनूं, कोटरंका में इंडोर स्टेडियम बनाने की बात हो, 3 दर्जन से ज़्यादा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की बात हो, 300-400 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बनाने की बात हो, घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, हर गांव में सड़क पहुंचाने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, हमने अपनी तरफ से तमाम तरह अपने एफर्ट जो हैं वो लगाए। अब बीजेपी ज्वाइन करके सर किस तरह से ये मुद्दे जो सॉल्व करेंगे आप जिस तरह से? डेफिनेटली अगर आप जितने मर्जी बल्ब आगे लगा लो, वो पावर हाउस के साथ कनेक्ट नहीं है तो आगे बिजली नहीं जल सकती। सो डेवलपमेंट के लिए आपको पावर के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी था। सो कीपिंग इन दैट इन माइंड, ये बोल्ड एंड डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। तो आपने सुन लिया, जुल्फकार अली साफ कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाया गया है। दर्शकों आपको बता दें, जम्मू में बीजेपी के जीतने की कवायद ज्यादा तेज है। परिसीमन के बाद जिस तरीके से केंद्र ने वहां सीटें बढ़ाई हैं, अब सीटें वहां 43 है। कहा जा रहा है कि 34 सीटें ऐसी हैं जो आराम से बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो देखिए, जम्मू रीजन में भी बीजेपी की जीत हो सकती है और कश्मीर में हो सकता है कि 1-2 सीटों पर बिल्कुल जादू की तरह बीजेपी अपना झंडा गाड़ दे। कश्मीर में थोड़ी सी मुश्किल है, हालात वहां बेकाबू हैं। हालांकि बार बार कश्मीर के लोग, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लोग ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द भारत के नाम से जाने लगे। और यहां पर जिस तरीके से स्थितियां हैं, वैसे में कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं बार बार कि धारा 370 का निरस्त होना इतना जरूरी था। आज यहां पर शांति बहाल है और ये सब केंद्र की वजह से हो पाया है। इसी बीच आपको बड़ी खबर से रूबरू कराती हूं। उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ, देखिए क्या कह रहे हैं। यहां उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया है, अगर हम सरकार बना लेंगे और विधानसभा चुनाव में जीत जाएंगे तो हम धारा 370 बहाल कर देंगे। धारा 370 बहाल करने के पीछे ये इसलिए अड़े हुए हैं, आप समझ जाइए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ा था उसको बढ़ावा देने के लिए और बार बार ये जताने के लिए कि केंद्र ने धारा 370 निरस्त करके कुछ अच्छा काम नहीं किया है, आतंकवाद नहीं रुका है। ये देखिए अटैक्स हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा खूब अटैक्स हुए, लेकिन ये इसलिए हुआ था क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तिवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और ये इसलिए हुआ था कि भारत को कैसे भी डराया धमकाया जाए। लेकिन अगर आप दर्शकों आंकड़े देखेंगे तो बहुत हद तक आतंकवाद खत्म हो गया है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी आश्वस्त है। जुल्फकार अली जैसे अगर नेता पीडीपी छोड़कर जा रहे हैं, आप समझ जाइए ये महबूबा मुफ्ती के लिए झटका नहीं है, ये कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। आइए आपको एक बार डिटेल बताती हूं कि कैसे वहां सीटों का आंकड़ा है और कैसे यहां पर धारा 370 हटाने के बाद 35A निरस्त किए जाने के बाद बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव फायदे वाला होगा। देखिए दर्शकों, सबसे पहले विधानसभा में बढ़ाई गई सीटें, जहां पर विधानसभा सीटों की सीमाएं नहीं बदली गई, लेकिन 7 सीटें विधानसभा से जोड़ दी गई हैं और ये सीटें जोड़ने के बाद ये जम्मू डिवीजन में है, 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई है और वो जो सीट बढ़ाई गई है ना, उसी सीट पर बीजेपी जीत सकती है। जो ऐसे मौजूदा हालात बने हुए हैं, जो वहां के लोगों से बात करने में समझ में आता है, जो बीजेपी के नेता वहां पर जमीनी स्तर पर काम करने की शुरुआत कर चुके हैं, उससे पता लग रहा है कि कश्मीर की जो 1 सीटें बढ़ाई गई हैं, डिवीजन से अलग किया गया है, उसमें बीजेपी एक अच्छी मात बाकी पार्टियों को दे सकती है। आगे आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में यहां पर बात की जाए तो 87 सीटें थी और 2 महिला सदस्यों को नामित करने का प्रावधान था। साथ ही पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में 24 विधानसभा की सीटें फ्रीज और खाली थी। इन वजह से देखा जाए तो एक राज्य के तौर पर नामित सदस्य 2, खाली और फ्रीज सीटें 24 हैं और कुल 87 सीट्स हैं। और कहां कितनी सीटें एक बार मैं आपको बता देती हूं। और जम्मू में ज्यादा किस लिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का दबदबा हो सकता है। जम्मू में वहीं 37 सीटें, कश्मीर में 46, वहीं लद्दाख में 4 सीटें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जम्मू की 43 सीटें, कश्मीर की 47 सीटें और कुल सीटें 90। ऐसे हुआ जाए तो पंडितों को भी इस बार कश्मीरी विस्थापित पंडितों को मौका दिया जा रहा है। बातचीत की जाए तो 2 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को विधायक के तौर पर नामित किए जाने का प्रावधान है और यही वजह है कि जो लोग विस्थापित हुए उन्हें जमीन का मालिकाना हक देना। मतलब देखिए, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से ये देखेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार ने वहां की परिस्थितियों को काबू करने के लिए अथक प्रयास किया है। अथक प्रयास किया है। एडी
चोटी का बल लगाया है। विस्थापित लोगों को मालिकाना हक, विस्थापित लोगों को विधायक के तौर पर प्रावधान दिए जाना, ये सब है कि जम्मू कश्मीर हमारा बदल रहा है। इसके साथ आपको अंत में बताते चलूं, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर कब्जे वाले, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित समुदायों के एक सदस्य और 2 महिलाओं को भी विधायक के तौर पर नामित किए जाने का प्रावधान है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब आप देख लीजिएगा यहां धीरे धीरे करके बीजेपी अपने पैर को पसारने में तेज होगी, कवायद तेज होगी, और यही वजह है कि जम्मू की सीटें जो बीजेपी खाते में आएगी उससे पीडीपी और एनसी को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त झटका लगेगा। अब देखने वाली बात होगी महबूबा मुफ्ती क्या करती हैं। महबूबा मुफ्ती का ओहदा कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला से बड़ा है, लेकिन इस बार के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में दोनों का स्तर एक ही रहा, बीजेपी का थोड़ा सा फायदा मिलता दिखाई दिया था। आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अभी से ही आंदोलन तेज कर दिया है, उन्हें हार का डर इस बार के चुनावों में सता रहा है। जो भी आपकी राय हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।